हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ श्रीकादिया। एज यू नो कि हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं क्लास 8 स्टैंडर्ड की। ये एनसीईआरटी की बुक हमारे चल रही है। एनसीईआरटी साइंस की जो बुक चलती है उसमें चैप्टर नंबर 12 हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं डिटेल में घर्षण का। घर्षण मतलब दो वस्तुओं के बीच में जो घर्षण लगता है वो आपका वही घर्षण हम यहाँ पर पढ़ेंगे। घर्षण मेनली हमारे डेली रूटीन लाइफ में हमारे चलने में काम आता है कि हमारे पैर और पृथ्वी के बीच में जो घर्षण होता है उसकी वजह से ही हम पूर्णतया चल पाते हैं। इस तरीके से इसमें खूब सारी एक्टिविटीज यहाँ पर दी हुई है जहाँ हम देख सकते हैं कि घर्षण किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। घर्षण जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से काम करता है और किस किस चीजों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अगर सतह चिकनी होगी तो घर्षण कम लगेगा, ऐसा हम देख सकते हैं। 2-3 प्रैक्टिकल यहाँ पे कर कर कि घर्षण जो है वो चिकनी सतह पर कम लगता है। कमानीदार तुला जो है यह वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडली कमानी होती है जिसके बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसमें आशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त यहाँ पर होता है। कमानीदार तुला में किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आपने यहाँ पर फिर एक प्रैक्टिकल दिया है कि किस तरीके से फर्श में हम देख सकते हैं कि इससे यहाँ पर जो प्रैक्टिकल किया उसमें किया कि एक बार प्लेन फ्लोर लिया है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कपड़ा बिछा के लिया है। तो प्लेन फ्लोर पर जो है ये बहुत दूरी तक जाती है चीज, और जो कपड़े पर है ये कम दूरी पर यहाँ पर जाती है ये डिस्टेंस। यानी चिकनी सतह पर घर्षण जो है वो कम लगता है और खुरदरी सतह पर घर्षण जो है यहाँ पर ज्यादा ये लगा है। ये रिजल्ट हमारा यहाँ पर इससे सामने आया है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर और देख सकते हैं कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठ की अनियमितताओं के कारण होता है। और हम देख सकते हैं कि चिकने में जो है वो सारी सूक्ष्म अनियमितता होती है। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धस जाती है। यानी इस तरीके से जो अनियमितताएं होती है वो एक दूसरे को लॉक कर लेती है और उसके कारण ही हम जो है घर्षण होता है, यानी इसे इंटरलॉकिंग कहते हैं। और इसके कारण कुछ बल लगाना पड़ता है और खुरदरे पृष्ठों पर अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है। यदि पृष्ठ रुष्क हो तो घर्षण बल अधिक होगा। तो ये रिजल्ट इसका कुछ प्रैक्टिकल्स के साथ में यहाँ पर हमारे सामने आता है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर दो पृष्ठों की अनियमितताओं के अंतर्बंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींच कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा है। तो यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो चटाई खींचने में आपको ज्यादा बल लगाने पड़ेगा और नहीं बैठा है तो कम बल लगाना पड़ेगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि खींचना और धक्का देना दोनों में से आसान कौन सा होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। किसी रुकी किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार करने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल जो है वो स्थैतिक घर्षण की माप होता है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होता है। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब फ्लोर से आप किसी चीज को यहाँ पर खिसकाते हैं तो यहाँ फ्लोर और ये जो भी चीज आपकी रखी है इसके बीच में एक बल काम यहाँ पर करता है। ठीक है, एक फोर्स यहाँ पर काम करता है और उसे हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल यहाँ पर क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप इसमें फोर्स लगा रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके जस्ट तुरंत बाद ये चीज क्या है डायरेक्शन में गति करना शुरू कर देगी। तो वो जो पॉइंट है आपका, उस पॉइंट पर जो बल लगता है वही आपका कौन सा बल कहलाता है, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। और वो स्थैतिक घर्षण बल अधिकतम माप होती है स्थैतिक घर्षण बल की। और उसके बाद से जो पॉइंट, उस पॉइंट के बाद से जो बल इस डायरेक्शन में शुरू होता है वो बल जो होता है वो कौन सा कहलाता है, आपका गतिक घर्षण बल यहाँ पर कहलाता है। ठीक है,
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और स्थैतिक घर्षण बल के लिए जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि ये क्या है, ये सेल्फ एडजस्टिंग बल है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ये है। स्थैतिक घर्षण बल सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, स्व समंजित बल जिसे हम कहते हैं। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वो फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, कुछ कम होता है। यानी किसी वस्तु को चलाते हैं ना, धक्का देते हैं, तो उसको चलाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। जैसे ही एक बार धक्का लगा और उसके बाद जब वो गति में आ जाती है वस्तु, तो हमें क्या होता है, उस पर थोड़ा कम बल लगाना पड़ता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो स्थैतिक घर्षण बल है आपका, यहाँ पर स्थैतिक घर्षण बल जो है आपका हमेशा ज्यादा होगा किसे, गतिक घर्षण बल से। ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। घर्षण बल से क्या होता है, ऊर्जा हमारी लॉस होती है। ठीक है, मगर ये जरूरी होता है क्योंकि घर्षण के बिना हमारा चलना भी मुश्किल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्यामपट्ट पर जो बोर्ड पर लिखने का काम है वो भी घर्षण बल के कारण है। हम जो चलते हैं वो भी घर्षण बल के कारण का ही रिजल्ट है। वाहन के टायर जो सड़क पर चलते हैं वो भी घर्षण बल के कारण ही चलते हैं। टायरों में आपने देखा होगा कि इस तरीके से, शूज में भी आपने देखा होगा कि इसकी जो फ्लोर होती है ये इस तरीके की बनी हुई होती है। जब आपके शूज के सोल जो है वो नीचे से घिस जाते हैं तो आप उन चप्पल या स्लीपर या शूज से फिसलने लगते हैं। तो ये एक आपका उदाहरण है यहाँ पर घर्षण बल का। फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियां देखी होगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक आप हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ेंगे तो घर्षण से क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। और माचिस से जो तीली हम जलाते हैं ये भी घर्षण का उदाहरण है कि घर्षण यहाँ पर होता है। और माचिस पर क्या लगा होता है, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। माचिस के इस पे जो है यहाँ पर स्टिक पे लाल फास्फोरस लगा होता है जो तुरंत ही किस में चेंज हो जाता है, घर्षण से श्वेत फास्फोरस में चेंज हो जाता है। और ये श्वेत फास्फोरस क्या होता है, ज्वलनशील होता है बहुत अधिक तीव्र गति से। इसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है जिससे ये ज्वलनशील हो जाता है। यानी ये माचिस की तीली जब इस बॉक्स को इस तरीके से रगड़ खाती है तो यहाँ से घर्षण की वजह से आग उत्पन्न होती है। ठीक यही आग जब बड़ी बड़ी मशीनों में घर्षण होता है तो वहां पर उन मशीनों को नुकसान पहुंचाती है, जिसके लिए फिर हम उसे बचाने के लिए किसको काम में लेते हैं, लुब्रिकेंट को यहाँ पर हम काम में लेते हैं। अब हम देखते हैं किस जो घर्षण है वो किस तरीके से बढ़ाया या घटाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि टायरों में इस तरीके के खांचे आते हैं जो बड़े बड़े वाहन होते हैं कि वो स्लिप ना हो रोड पर। तो इसके लिए उनके टायर कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं जिससे क्या होता है, ये जो है खांचे जो है वो सड़क के साथ में क्या कर लेते हैं, इंटरलॉकिंग कर लेते हैं, यानी आपस में लॉक हो जाते हैं। और इस तरीके से फिर घर्षण वहां पर होता है और जो बड़े बड़े वाहन है वो स्लिप नहीं होते। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो साइकिल में ब्रेक लगता है वो भी एक तरीके से घर्षण का ही उदाहरण है। ठीक है, कैरम बोर्ड पे जो आप पाउडर छिड़कते हैं तो क्या करते हैं कि गोटियां आसानी से खिसकती नहीं है। तो पाउडर छिड़कने के बाद गोटियां आसानी से स्लिपी हो जाती है और खिसक जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि पहिए घर्षण कम कर देते हैं। आपने अटैची और अन्य भारी सामानों में रोलर जुड़े देखे होंगे। तो क्या होता है, किसी चीज को एक तो अपन डायरेक्ट फ्लोर से खिसकाते हैं तो उससे क्या होता है, इंटरलॉकिंग जो होती है वो इंटरलॉकिंग आपकी क्या हो जाती है, यानी ज्यादा हो जाती है। तो उससे घर्षण हमें महसूस होता है। जब हम यहाँ पर ये व्हील्स यूज कर लेते हैं तो क्या होता है, ये लोटन घर्षण को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यहाँ ये जो गति है आपकी, ये कौन सी गति कहलाएगी, लोटनी गति कहलाएगी। और इस लोटनी गति में क्या होता है, घर्षण कम होता है क्योंकि यहाँ पर सतह को इंटरलॉकिंग के लिए समय नहीं मिलता है। तो लोटनी गति में घर्षण कम होता है और सामानों को, भारी भारी सामानों को उठाना यहाँ पर सुविधाजनक होता है।
यहाँ पर ये रोलर पर पुस्तक की गति का एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि किस तरीके से रोलर पर सामान को खींचना सुविधाजनक होता है। क्योंकि लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बियरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि के बीच में बॉल बियरिंग का उपयोग करना यहाँ पर साधारणतः देख सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ये बीच में नाभिक होती है और यहाँ पर छोटी छोटी बॉल्स से इसको कवर किया रहता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि नाभि और इसके बीच में जो है वो घर्षण कम हो जाता है। हम जानते हैं कि तरल घर्षण की अगर हम बात करें, वायु अत्यंत हल्की और विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तु पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम दिया जाता है, वो है तरल। ठीक है। अतः हम देख सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर भी घर्षण बल लगता है। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? कर्षण कहते हैं। तो कर्षण और घर्षण एक ही चीज है। तरल जब बल लगाता है, तरल द्वारा जब घर्षण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्षण कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति, तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगने लगे घर्षण बल पार कर पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा क्या होती है? क्षय होती है। यानी किसी लिक्विड में अगर कोई चीज है तो उन्हें उस लिक्विड को क्रॉस करने के लिए एक बल लगाना पड़ेगा। घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, अतः वस्तुओं की आकृति यहाँ पर विशिष्ट कर दी जाती है। अब यहाँ हम देख सकते हैं विशिष्ट आकृति का मतलब क्या हो गया। जैसे एरोप्लेन की जो आकृति आपकी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है जैसे चिड़िया की आपकी आकृति होती है। तो इनकी आकृति आगे से इस तरीके से तीखी होती है जो कि वायु के घर्षण को कंपैरेटिवली कम कर देती है। ठीक इसी तरीके से जब हम मछली की आकृति को पढ़ेंगे तो मछली की आकृति भी कुछ इस तरीके की होती है कि यहाँ आगे से घर्षण को कम कर दे। तो ये विशेष आकृतियां होती है जो इन्हें तरल में गति करने के लिए सहायता प्रदान करती है। ये एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म है आपका और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पर देखेंगे। घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठ के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि पृष्ठ खुरदरे हैं तो घर्षण बल अधिक लगेगा। यदि पृष्ठ चिकने हैं तो घर्षण बल क्या लगेगा? कम लगेगा। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। यदि दो पृष्ठ के ऊपर और वजन पड़ा है तो इन दोनों पृष्ठों के बीच में घर्षण भी क्या लगेगा? कम लगेगा। स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने में प्रयास करते हैं और सदैव जो स्थैतिक घर्षण बल है वो गतिक घर्षण बल से अधिक होता है। सर्पी घर्षण तब कार्य करना प्रारंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है, यानी इस तरीके से खिसक कर उसको चलना, यानी खींचना जिसको हम कहते हैं। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। जैसा कि मैंने कहा कि स्थैतिक घर्षण का मान सदैव सर्पी घर्षण यानी गतिक घर्षण जिसको मैं बार बार कह रही हूँ उससे अधिक होता है। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है, स्पेशली हमारे चलने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी पृष्ठ को वृक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। वृक्ष यानी खुरदरा बनाकर उसको बढ़ाया जा सकता है। जूतों की तली और वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जा सकते हैं। कभी कभी घर्षण जो है वो अवांछनीय हो जाता है। जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जब उनमें घर्षण होता है तो वहां पर क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे मशीनों का जो है मशीनें खराब हो जाती है या उन्हें नुकसान पहुंचता है। स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जाता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनी घर्षण कार्य करना आरंभ करता है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा बहुत कम होता है। यानी यहाँ पर अगर अब हम सीक्वेंस देखें तो यहाँ पर स्थैतिक घर्षण बल जो है आपका वो सबसे अधिक है। ठीक है, फिर उससे कम है आपका सर्पी घर्षण बल और फिर उससे कम है आपका लोटनी घर्षण बल। ये चीज यहाँ पर क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है।
कई मशीनों में बॉल बियरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। तो बॉल बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल का मान जो है वो कम किया जाता है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर अब हम यहाँ पर देखते हैं। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच की गति का यहाँ पर विरोध करता है। घर्षण पृष्ठों के किस पर निर्भर करता है? तो ये उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो चिकनी है या खुरदुरी है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है जो कि नुकसान हमें करती है। ठीक है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सर्पी घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल से हमेशा कम होगा। 4 बच्चों को लोटनी, स्थैतिक और सर्पी के घटते क्रम में लिखना है तो सबसे ज्यादा घटते क्रम में लिखना, तो सबसे ज्यादा स्थैतिक, फिर सर्पी, फिर लोटनी, ये सीक्वेंस आपका होगा। ठीक है, इसमें आप इस तरीके से भी चिन्ह लगा सकते हैं। आलिदा अपना खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श और गीले फर्श और फर्श पर बिछे समाचार पत्र तौलिए पर चलाती है। तो यहाँ पर घर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम आपको लिखना है। तो सबसे पहले सूखा फर्श है तो यहाँ सबसे कम घर्षण बल यहाँ पर लगेगा। फिर उसके बाद में घर्षण बल पे गीला फर्श है, समाचार पत्र है और तौलिया है, तो गीले फर्श पे थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, फिर समाचार पत्र पर और ज्यादा लगेगा और तौलिए पर सबसे ज्यादा यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं घर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम। तौलिए पे सबसे ज्यादा लगेगा और सॉरी, यहाँ पर गीले फर्श में और भी कम लगेगा। ये सीक्वेंस यहाँ मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया। गीले फर्श पे क्योंकि फर्श जो है वो क्या हो जाएगी? चिकनी हो जाएगी। ठीक है, चिकनी होने से यहाँ पर स्लीपी यानी फिसलन हो जाएगी, तो यहाँ कम लगेगा और सूखे फर्श पर इसके कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो 1 होगा। गीले फर्श पे सबसे कम, उससे ज्यादा सूखे फर्श पे, फिर समाचार पत्र और फिर तौलिए पे। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन आपका इसमें मल्टीपल चॉइस के और क्वेश्चंस नहीं है। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।